सासू माँ, आप अपने बेटे की फिक्र कीजिए, मेरी नहीं। शादी का जब निमंत्रण आया था, पूरे घर में हंगामा मच गया था। माँ बोली थी, अब यह नया खेल खेला है कमबख्त ने। पता नहीं क्या गुल खिलाने जा रही है। जरूर इसके पीछे कोई राज है, वरना दो बेटों के रहते कोई इतना बड़ा बेटा गोद लेता है। अब उसकी शादी रचाने जा रही है। बड़े भैया राकेश बोले थे, आपकी और वीरेश की सहमति होगी, तभी तो उसने बाप की जगह वीरेश का नाम छपवाया है। माँ ने प्रतिवाद किया, अरे कैसी सहमति? तुम्हारे पापा की 13वीं पर बताया था कि राहुल को बेटे जैसा मानने लगी है। हम तो उसे ड्राइवर समझते थे, बरामदे में ही चाय भिजवा दिया करते थे। क्या बात कहती है? राकेश बोला, राहुल हर वक्त साथ साथ रहता है नीरू की, सारा बिजनेस देखता है, बैंक अकाउंट तक उसके नाम है। आपने ही तो बताया था। अरे कहती थी कि भाग दौड़ के लिए ही रखा है उसे, अकेली औरत क्या क्या करे। अब क्या पता कि बाकायदा बेटा बना लेगी उसे। तो नुकसान क्या है, आप समझ लीजिए, 3 पोते हैं आपके। बड़े भैया ने बात को हल्का करना चाहा। वीरेश आए तो उससे पूछिएगा। महत्वाकांक्षी नीरू को घर से गए 8 साल हो गए थे। 14 और 10 साल के सुधांशु और हिमांशु को छोड़कर जब उसे घर छोड़कर जाना पड़ा था, तब घर का वातावरण काफी विषाक्त हो चुका था। लगने लगा था कि कभी भी कुछ अवांछनीय घट सकता है। वीरेश शुरू से ही मस्त मौला किस्म का इंसान रहा है। घूमना फिरना, सजना संवरना, नाचना गाना, यही शौक थे बचपन से। घर का लाडला, माँ का दुलारा। मस्ती मस्ती में MBA करके गाजियाबाद में ही नौकरी भी ढूंढ ली, जबकि बड़ा बेटा राकेश सरकारी नौकरी में गाजियाबाद से बाहर ही रहा। इससे भी माँ का लाड वीरेश पर कुछ ज्यादा बरसा। पैसों की कमी नहीं थी। पिताजी की पेंशन और पुश्तैनिक मकान के 2 हिस्सों का किराया नियमित आमदनी थी। वीरेश धीरे धीरे लापरवाह होने लगा। एक नौकरी छूटी, दूसरी ढूंढी, कभी इस सिलसिले में घर भी बैठना पड़ता। पिताजी बुनबुनाते, कहीं बाहर क्यों नहीं अप्लाई करते हो? माँ फौरन बोलती, एक बेटा तो बाहर ही रहता है या यहीं रहेगा, नौकरियों की कमी है क्या? पिताजी चिल्लाते, घर में गुस्सा बढ़ता होता जा रहा है, जाहिल भी हो गया है। 9 बजे से पहले सोकर नहीं उठता, 3 से 4 कप चाय पीता है, तब इसकी सुबह होती है। 11 बजे नौकरी पर जाएगा तो कौन रखेगा इसे? कितनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ दी, मैं कब तक खिलाऊंगा इसे? पर वीरेश पर असर नहीं होता। माँ बचाव करती, शादी हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा, कौन देगा इस निकट्ठू को अपनी लड़की? पिताजी हथियार डाल देते, लेकिन सुंदर चेहरे मोहरे वाला निकट्ठू वीरेश प्रेम विवाह कर पत्नी ले आया। नीरू सुंदर थी। शादी के बाद वीरेश और लाड साहब हो गया। अब शाम को कभी कभार ड्रिंक्स भी लेने लगा। शुरू में तो नीरू को अच्छा लगा, पर जब वीरेश घूमने फिरने, पिक्चर वगैरह के लिए भी माँ से रुपए मांगता तो उसे बुरा लगता। वीरेश नौकरी करता, पर 6 महीने या साल भर से ज्यादा नहीं करता। कभी निकल लाल दिया जाता, कभी खुद ही छोड़ देता। कभी नौकरी जाने के गम में, कभी नौकरी मिलने की खुशी में, कभी किसी की सालगिरह पर। मतलब यह कि बेमतलब की बहानों से ड्रिंक्स पीना बढ़ता गया। 5 सालों में 2 बेटे भी हो गए। बड़े भैया होली दिवाली पर ही आते तो मेहमान की तरह। कभी वीरेश को समझाने की कोशिश करते तो बीच में फौरन माँ आ जाती, तुम सभी उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अब उसका समय ही खराब है तो कोई क्या करे? कोई ढंग की नौकरी मिलती ही नहीं उसे। तेरी
तरह सरकारी नौकरी में होता तो यह सब क्यों सुनना पड़ता? उसे क्यों सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है क्या? मेरा हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, कितनी परेशानी होती है। मकान ढूंढो, बच्चों का नया स्कूल में एडमिशन कराओ, बदलते परिवेश, बदलते लोग, आसान नहीं है सरकारी नौकरी। इसका क्या है? ठाट से घर में रहते हैं, खिलाने को आप लोग हैं। जब बैठे बैठे खाने को मिले तो कोई क्यों करे नौकरी? बस बस रहने दे, जब देखो तब जली कुट्टी सुनाता रहता है। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ इसके लिए, अच्छा सी माने, जहाँ काम ना हो, हुक्म बजाने के लिए नौकर हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, शाम के लिए ड्रिंक्स हो। देखो माँ, अब वीरेश बोला, इसीलिए मैं इनके साथ नहीं बैठता हूँ। 4 दिन के लिए आते हैं और चिल्लाते रहते हैं। वीरेश गुस्से से बाहर चला गया। माँ बड़बड़ाती, पिताजी कभी राकेश का साथ देते तो कभी माँ का। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, पर वीरेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिताजी अक्सर बड़बड़ाते, खासकर जब राकेश आते छुट्टियों में। मैं पेंशन से 2-2 परिवार कैसे पालूं? तुम्हें कुछ भेजा करो, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कम से कम उनकी फीस तो दे ही सकते हो। राकेश झुंझलाते, मेरे खर्चे नहीं है क्या? तनख्वाह से मेरा भी बस गुजारा ही हो रहा है। आप जानते हैं कि कोई ऊपरी आमदनी भी नहीं है मेरी। चलाने दीजिए इसको अपनी गृहस्थी, किराए से या कैसे भी, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोग चलिए मेरे साथ इलाहाबाद। बेटे भूखा मरता तू देख सकता है भाई को, माँ बाप नहीं देख सकते। हम तो करेंगे जितना हो सके। तुझे मदद नहीं करनी मत कर। किराए से बेचारे वीरेश का खर्चा कैसे चलेगा? माँ आ जाती है बीच में, बेचारा बेचारा। क्यों है बेचारा? वहाँ लूला लंगड़ा है, दिमाग से कमजोर है क्या? कोई कमी है उसमें? अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी उसने। किसकी वजह से? अपनी काहिली की वजह से ना। गाजियाबाद छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? घर बैठे हलवा पराठा मिले तो कोई काम क्यों करे? आप लोगों ने ही बिगाड़ा है उसे। कभी सख्ती से नहीं कहा कि पालो अपना परिवार। राकेश के सब्र का बांध टूट गया। कहाँ गया बेटा? कई बार कहा। अब पिताजी ने सफाई दी। पहले कहता था कि मैं कोशिश करता हूँ पर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अब कहता है कि घर छोड़ दूंगा, साधु बन जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। एक बार चला भी गया था, 2 दिन तक नहीं आया। तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसके क्या? यह तो आराम से बाहर नौकरी करता है। वह तो मेरी ममता थी जो उसे खींच लाई, वरना वह साधु बन गया था। माँ ने कहा। माँ की ममता नहीं थी, भूख के थेपड़े थे। पैसे खत्म हो गए होंगे लाट साहब की। राकेश चिल्लाया। ठीक है, यह बहस अब बंद करो। हमेशा की तरह माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। वीरेश और नीरू के झगड़े बढ़ने लगे। अक्सर मारपीट तक नौबत आ जाती। बच्चे के कोमल मन पर असर पड़ने लगा। बड़ा बेटा सुधांशु गुमसुम हो गया था। छोटा बेटा हिमांशु जिद्दी और मनमोजी। नीरू ने खुद काम करना शुरू किया। कभी छोटी नौकरी की, कभी घर में अचार मुरब्बे बनाकर बेचे।
इसके लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ता। तब भी वीरेश चिल्लाता, देखो कैसे नखरे दिखा रही है, कामकाजी बनकर जैसे घर में भूखी मरती है। अरे इसका मन ही नहीं लगता घर में, बाहर 10 लोगों से मिलती है, रंगरलियां मनाती है। माँ जरा पूछो इससे कितनी कमाई करके लाती है। नीरू जवाब देती तो झगड़ा और बढ़ता। माँ अक्सर वीरेश का पक्ष लेती और बहस मारपीट तक पहुंच जाती। बच्चे सहमे हुए होमवर्क करने का नाटक करने लगते। यह झगड़ा तब जरूर होता जब वीरेश नशे में होता। तभी वीरेश को एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी में स्थानीय प्रतिनिधि की नौकरी मिल गई। लगा अब सब ठीक हो जाएगा। वीरेश को अपनी कंपनी के लिए विज्ञापन लाने का काम करना था, पर उसके आलसी स्वभाव के कारण उसे विज्ञापन नहीं मिल पाते थे। नीरू ने वीरेश की मदद की और विज्ञापन मिलने लगे। अब होता यह कि जाना वीरेश को होता, पर वह नीरू को भेज देता। कभी नीरू को विज्ञापनों के सिलसिले में कंपनी के जीएम से सीधे बात करनी पड़ जाती। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने कुछ ही दिनों में वीरेश की जगह नीरू को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस पर घर में महाभारत हो गया और नीरू ने नियुक्ति अस्वीकार कर दी, पर कंपनी ने वीरेश को फिर नियुक्ति नहीं किया। माँ ने वीरेश की नौकरी जाने का सारा दोष नीरू के सर मर दिया और वीरेश फिर शराब में डूब गया। बच्चों के बढ़ते खर्चे और वीरेश के तानों से तंग आकर नीरू ने एक बार फिर प्रयास किया और खुद ही भाग दौड़ कर सरकार की महिला स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से लोन लिया और फल संरक्षण केंद्र खोल लिया, पर उसके लिए भी उसे घर से बाहर जाना पड़ता। कुछ दिनों बाद यह काम भी बंद हो गया। बैंक से ऋण वसूली का नोटिस आया। वीरेश ने जवाब भिजवाया कि यहाँ कोई नीरू नहीं रहती, पर बैंक के रिकॉर्ड्स में नीरू के पति वीरेश और पारिवारिक मकान के स्थापन परिमाण थे। इसलिए रिकवरी नोटिस लेकर बैंक अधिकारी पुलिस के साथ पहुंच गए। वीरेश के हाथ फूल गए और वह नीरू को उसके मायके छोड़ आया। पिताजी ने सरकारी नौकरी का वास्ता दिखाकर समय मांगा और बैंक की ऋण अदायगी की। इसमें नीरू के और कुछ माँ के गहने भी बिक गए। राकेश ने भी काफ़ी रुपए भिजवाए। माँ ने ऐलान कर दिया कि वह कमबख्त अब इस घर में दोबारा नहीं आएगी और भला वीरेश को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था। बाद में नीरू ने एक पत्र राकेश को भी लिखा। उसका सारा आक्रोश माँ के ऊपर था, पर वीरेश को भी कभी माफ़ न करने की कसम खाई थी। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया था कि वीरेश ने एडवर्टाइजिंग कंपनी में अपने स्टोनों से अवैध संबंध भी बनाए लिए थे। सबूत के तौर पर एक पत्र भी संलग्न था जो किसी किरण ने वीरेश को लिखा था। राकेश सन रह गए थे। ऐसी स्थिति में माँ को या वीरेश को समझाना व्यर्थ था। उन्होंने नीरू को ही समझाया कि इस स्थिति में समझौते से अच्छा है अपने पैरों पर खड़ा होना। बाद में पता चला कि नीरू ने दिल्ली जाकर पहले
एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, फिर प्रॉपर्टी डीलर बन गई, फ्लैट लिया, गाड़ी ली, घर तो कभी नहीं आई पर बच्चों से उसके स्कूल में मिलती रही। जन्मदिन पर, त्योहारों पर बच्चों को तोहफे भी भिजवाती रही। साल दर साल बीत गए। माँ पिताजी ने कोशिश की कि तलाक दिलवाकर वीरेश की दूसरी शादी करवाएं, पर नीरू का संदेशा आया कि भूल कर भी ऐसा नहीं करिएगा वरना शारीरिक प्रताड़ना के बाद घर से निकलने का केस बन जाएगा। वीरेश सन्यासी सा हो गया। बढ़ती उम्र और ड्रिंक्स ने एक अजीब दयनीयता पोत दी थी उसके चेहरे पर। ना किसी से मिलना, ना कहीं जाना, बस शाम को किसी बहाने से माँ से पैसे लेकर निकल जाता और देर रात तक झूमता झुमाता आता और सो जाता। तरस आने लगा था उसे देखकर। करीब 8 साल बाद नीरू घर आई। जब पिताजी की मृत्यु हुई, शौक के अवसर पर किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। तब पहली बार सबने राहुल को देखा था। 25 से 26 वर्ष का हट्टा कट्टा लड़का चुपचाप बरामदे में बैठा था। सबने उसे ड्राइवर ही समझा था। संवेदना व्यक्त करके नीरू चली गई, पर उसके बाद वह अक्सर आने लगी। माँ और वीरेश के व्यवहार से लगा कि उन्होंने उसे अपनाने का मन बना लिया। एक बार जिद करके अपनी कार सेवा उन्हें नयोडा भी ले गई, जहां उसने शानदार फ्लैट लिया था। सुधांशु को नौकरी दिलवाने में मदद की और हिमांशु को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वीरेश अक्सर नयोडा जाने लगा। गाड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि यह धमाका हो गया। राहुल की शादी का कार्ड आया। माँ की जगह नीरू, पिता की जगह वीरेश और दादी की जगह माँ का नाम छपा था। शुभ बुगहाट थम से भी नहीं थी कि एक शाम नीरू आई मिठाई के डिब्बे और उपहारों के साथ। राहुल की सगाई में उसकी ससुराल से मिले थे उपहार। कार्ड के बारे में पूछने पर नीरू ने कहा कि उसने वीरेश को बता दिया था कि उसने बाकायदा राहुल को गोद लिया है और वीरेश ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अब नीरू उसकी माँ हो गई है तो वीरेश स्वतः ही पिता हो गया और माँ दादी। वीरेश ने ही उसका बचाव किया। अपने बेटों से इतने साल अलग रही तो राहुल को देखकर मातृत्व जागा और जब बेटा बना ही लिया तो शादी भी तो करनी थी। सबने इस पर मौन सहमति दे दी। राहुल की शादी में सब सम्मिलित हुए। सुधांशु और हिमांशु भी भैया की शादी में खूब नाचे। माँ तो गदगद थी। नीरू ने उन्हें कई कीमती साड़ियों के साथ हीरे के टब्स दिए थे। राहुल की ससुराल से भी दादी माँ के लिए साड़ी मिली थी। शादी के बाद नीरू बहू को लेकर जब गाजियाबाद गई तब माँ ने मुँह दिखाई में साड़ी दी बहू को। इसी हंसी खुशी के माहौल में माँ ने रीनू से कहा कि अब वह भी लौट आए और अपनी गृहस्थी संभाले। नीरू 1 मिनट तो चुप रही, फिर जैसे फट पड़ी। आप अपने लड़के की फिक्र कीजिए माँ जी, मेरी गृहस्थी तो उजड़ी भी और बस भी गई। उजड़ी तब थी जब मुझे धोखे से मायके पहुँचा दिया गया था कि मामला ठंडा होने पर ले आएंगे और यह शायद खुद सौतन लाने की फिराक में थे। सब ने इन्हीं का साथ दिया था। तब जैसे सारी गलती मेरी ही हो। मेरा कसूर यही था ना कि मैं आपके बेटे को उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। तब उजड़ी थी मेरी गृहस्थी और बसी तब जब मैंने अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ, तब मुझे गैर मर्दों का सहारा लेना पड़ा था, पर अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। पता नहीं मेरे बेटे मेरे
रह पाते या नहीं, इसलिए एक बेटा अपनाया। अब मैं भी सासू माँ हूँ, मेरा भरा पूरा परिवार है। अब जिसे मेरे साथ चाहिए वह आए मेरे पास। इस घर में मैंने अपना संबंध टूटने नहीं दिया, पर वह संबंध आप तक आपकी शर्तों पर नहीं, मेरी शर्तों पर रहेगा। पूछिए अपने बेटे से, क्या वह रह सकती है मेरे साथ मेरी शर्तों पर, या यूं ही माँ की पेंशन पर जिंदगी गुजारने का इरादा रखते हैं। सब हैरान थे, पर वीरेश के मौन आंसू उसकी सहमति बयान कर रहे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।